अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। दुनिया भर में कोरोना की जो वबा है वो अपने पंजे गाड़े हुए है और बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहां पे केसेस बढ़ जाते हैं, बहुत से ऐसे हैं जहां पे घट जाते हैं। बरतानिया में तकरीबन 80% जो आबादी है उसको वैक्सीनेशन लग गई है, लेकिन वैक्सीनेशन लगने के बावजूद अब एक मरतबा फिर से बरतानिया में लॉकडाउन के ख़तरात मंडला रहे हैं। बरतानिया वो मुल्क है जिसने मास्क से भी पाबंदी हटा दी थी, लेकिन अब जो नेशनल हेल्थ सर्विस है उसकी जानिब से जो रिकमेंडेशन सामने आ रही हैं उसमें ये लग रहा है कि फिर से बरतानिया और बरतानिया में रहने वाले लोगों को सख्त पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर ये है, जो पाकिस्तानी बरतानिया ट्रैवल करना चाहते हैं, बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाल दिया है और वो 10 दिन का जो क्वारंटाइन था, इसके साथ साथ एक हैवी अमाउंट जो वो पे कर रहे थे, अब उससे भी उनकी जान खुलासी हो गई है। लेकिन कुछ एहतियात और एहतियाती तदबीर जो हैं वो लाजमी फ़ॉलो करनी होंगी। जो अगर बरतानिया में फिर से लॉकडाउन लगता है तो इसके असरात क्या होंगे, बरतानवी मईशत पे कितना असर पड़ेगा। इससे पहले भी जब लॉकडाउन लगा था तो बरतानवी हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देने की कोशिश की थी और उनको कुछ ना कुछ अदायगी होती रही थी जिससे उनका निज़ाम ज़िंदगी बहाल रहा। लेकिन अब की बार अगर लॉकडाउन लगता है, बरतानवी शहरियों की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा, बरतानिया की मईशत पर क्या असरात पड़ेंगे और बिलखसूस जो कारोबारी तबका है उन पर क्या असरात होंगे। रेड लिस्ट से जो लोग निकले हैं उसके बाद से एक बड़ी रुकावट समझा जा रहा था रेड लिस्ट को, बिलखसूस कारोबारी शख्सियात जो पाकिस्तान ट्रैवल करना चाह रही थी या पाकिस्तान से ट्रैवल करना चाह रही थी बरतानिया की तरफ, अब उनके लिए खासी आसानी होगी। ये तमाम मामलात हैं आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे और इन्हीं मामलात पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो यूके 92 न्यूज़ गुलाम हुसैन अवान साहब ने। बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन अवान साहब। डॉक्टर ताबिंदा दोगल साहिबा हैं, नेशनल हेल्थ सर्विसेज को अपनी खिदमत दे रही हैं। डॉक्टर साहिबा थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। गुलाम हुसैन अवान साहब ये बताइएगा, अब फिर से लॉकडाउन की तैयारियां की जा रही हैं, बुनियादी अंसर क्या है, एलिमेंट क्या है कि ये लॉकडाउन की तरफ फिर जा रही है हुकूमत बरतानिया? जी बिल्कुल, जो यहाँ पर कोरोना वायरस के केसेस हैं उनके अंदर जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर इजाफा हो रहा है। अमवात जिस शरह से पहले होनी थी उस तरह नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो बढ़ती हुई जो केसेस की शरह है वो काफ़ी कंसर्निंग है। और जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं यहाँ पर हमारे सादिया जवेद साहब, उन्होंने और प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन साहब ने गुज़श्ता रोज़ एक स्टेटमेंट के अंदर ये कहा कि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं और ये दोबारा जो है वो फेस मास्क की पाबंदियां भी लग सकती हैं, इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में गौर किया जा सकता है। साथ उनका ये भी कहना था कि जो अगला मौसम सरमा आ रहा है वो चैलेंजिंग लग रहा है और उसके अंदर लोगों को ये मशवरा भी दिया जाएगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा घरों के अंदर से काम करें। तो ये सारे जो इस तरह के इशारे हैं ये इस तरफ जा रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट जो है वो ये सोचती है कि ये सूरत हाल जिस तरह पिछले साल इन्हीं दिनों में थी अगर उस तरफ जा रही है तो फिर ज़ाहिर है उस तरह पिछले साल भी जो क्रिसमस के मौके पर जो है वो एकदम जो है वो सूरत हाल खराब हुई, तो फिर ज़ाहिर है क्रिसमस की तकरीबात भी कैंसिल करना पड़ी। और जी आप जारी रखें। और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट से जो है वो निकाल दिया गया है। ये एक खुशाइन बात है। अभी कुछ देर पहले जो है वो ये फैसला हुआ है, टर्की, मालदीव और पाकिस्तान समेत 8 कंट्रीज को जो है वो रेड लिस्ट से निकाल दिया गया है। और इसके अलावा एक अच्छी बात इसके अंदर बरतानी गवर्नमेंट ने ये भी किया है कि जिनको डबल वैक्सीनेशन जिनकी होगी उनको वापसी पर जो है वो क्वारंटाइन भी नहीं करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से इससे जो है वो एक तो ज़ाहिर है जो बैरून मुल्क ओवरसीज पाकिस्तानी फंसे हुए हैं उनको एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। एक तो उनका जो 2250 पाउंड का खर्चा हो रहा था वो नहीं होगा। उसके अलावा जो अजियत होती थी कि आप 10 रोज के लिए किसी भी होटल के अंदर जो 10 दिन गुजारें, तो ये मेरा ख्याल इससे जान छुड़ेगा। हमारे साथ डॉक्टर तबिंदा दोगल साहब मौजूद है। ये तो 10 दिन उन्होंने क्वारंटाइन के अंदर गुजारे भी थे जब ये पाकिस्तान से वापस आई थी, तो इनको भी पता है कि ये कितना एक मुश्किल होता है। पैसे तो आपको ज़ाहिर है देने ही पड़ते हैं, लेकिन उसके अलावा भी आपको एक किस्म का आइसोलेशन नफ्सियाती तौर पे भी बहुत से मसाइल होते हैं। गुलाम हुसैन अवान साहब, बिल्कुल डॉक्टर ताबिंदा दोगल साहिबा से ही जान लेते हैं। डॉक्टर साहिबा, मैं ज़रा आऊँगा इस पे कि जब भी मौसम बदलता है, मौसम खा गर्मा का हो या सर्द हो, इस पे तो बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर साहिबा ये बता दीजिए कि अब अगर बरतानिया में फिर से लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन भी हो चुकी है, तो फिर जान कैसे छूटेगी दुनिया की आवाम की, दुनिया के लोगों की इस कोविड से?
जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। ये लाजमी नहीं है कि लॉकडाउन की तरफ जाएं, ये कुछ आप समझें कि तदाबीर हैं जो जिसके बारे में सोचा जा रहा है कि प्लान ए है, प्लान बी है, प्लान सी है। तो ये सब इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि एनएचएस किस तरीके से कोप कर रही है इस सारी सिचुएशन के साथ। बिकॉज आप समझते हैं कि एनएचएस के भी जो स्टाफ है उनको भी घर में किसी को इन्फेक्शन हो जाए तो उनको भी जो है आइसोलेट करना पड़ता है 10 डेज के, तो वर्क फोर्स खुद अफेक्ट हो रही है इसकी वजह से। तो मरीजों का ख्याल करने के लिए जो मरीज हॉस्पिटल आते हैं उनका ख्याल करने के लिए जो डॉक्टर्स हैं या जो स्टाफ है, जो एनएचएस का स्टाफ है, वो कम पड़ जाता है। उसके लिए उसको मिटिगेट करने जो है ये प्लान्स बन रहे हैं। तो लाजमी नहीं है कि लॉकडाउन आए। अगर लॉकडाउन आएगा तो उसके लिए कुछ जो है वो उसके लिए कुछ वजूहात होंगी इनकी वजह से लॉकडाउन आएगा। अभी जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ बहुत तेज़ी से एक जो है नंबर्स जो है उनमें इजाफा हुआ है, उसकी कुछ काफ़ी सारी वजूहात हैं। उन वजूहात में ये भी है कि सारी दुनिया में आप देखें कि लोग जो है वो अपना गार्ड लेट डाउन कर देते हैं। जैसे कि कुछ थोड़े ईज होता है तो इंसान की नेचर है इसी तरीके से, जैसे कि गुलाम हसन अमान भी कह रहे थे कि बात पैसे की नहीं होती, बात पाबंदी की होती। जिस पाबंदी से आपने होटल के अंदर रहना होता है उस पाबंदी के लिए, तो उस पाबंदी से जब उनकी जान छूटने लगती है तो वो एक रिलीफ सा आता है और उसके अंदर लोग थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं। और क्योंकि अभी इसको हर साल में या हर 5 साल में या हर 10 साल में नए वायरसेस, नए जरासीम आते हैं और उनके साथ बॉडीज यूज टू होती है। इसके साथ यूज टू होने में कुछ टाइम लगेगा। और अब जब बूस्टर कैंपेन शुरू हो रही है की वजह से भी कुछ कमी आएगी। और जो 12 से 18 साल के लोग, अच्छा डॉक्टर साहब भाई, ये आपने बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट रेज किया है कि यूज टू होने में टाइम लगेगा। इनिशियल जब ये बीमारी आई तो ये कहा जा रहा था कि वंस जिसको हो गया तो उसकी बॉडी इम्यून हो गई, लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि वो एंटीबॉडीज एक टाइम तक आपके साथ रही। अब जो वैक्सीन है, वैक्सीन के बाद भी बूस्टर डोज की ज़रूरत पड़ रही है। क्या सेल्फ इम्यूनिटी आप कह लें कि एक टाइम के बाद, ये नेक्स्ट जनरेशन में या कुछ ईयर्स के बाद आ जाएगी और शायद वैक्सीनेशन की ज़रूरत भी ना पड़े इस जरसूमे के ख़िलाफ़? मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा, फिलहाल ये नहीं लग रहा। क्योंकि जैसे सीजनल फ्लू है, क्योंकि इसका जो दारोमदार होगा उस फैटेलिटीज़ के ऊपर होगा। जितनी अमवात होंगी इससे, उसके साथ उतना ही मूजी होगा और उसके हिसाब से इसकी वैक्सीनेशन मौजूद रहेगी। तो इसका जो वैक्सीनेशन का फैसला है वो इसी के ऊपर बेस्ड हुआ है। क्योंकि बीमारियां, जैसे मैंने कहा कि आती हैं, हर साल नए वायरस आते हैं। जैसे इबोला वायरस आया था, लेकिन वो एक रीजन में रख लिया उसको और उसका बड़े अच्छे से उन्होंने उसको कंटेन कर लिया। इसका कंटेन करना नामुमकिन है बिकॉज इसकी जो है इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ी से लगती है। तो लेकिन ये इसका वैक्सीन का, मुझे ये लगता है कि वैक्सीन जैसे फ्लू की वैक्सीन जो है वो बहुत से स्ट्रेन के लिए होती है। एक टाइम में 4 या 5 स्ट्रेन के लिए फ्लू की वैक्सीन लगती है। इसी तरह इसके कई स्ट्रेन जैसे आप समझ रहे हैं कि आ रहे हैं, जैसे डेल्टा स्ट्रेन आया या अब न्यू स्ट्रेन आया है अमेरिका के अंदर। एक जितनी उसकी ज़्यादा विशसनेस होगी या जितना ज़्यादा वो तेज़ होगा वायरस, उसके हिसाब से वैक्सीन चेंज होंगी हर साल। और मुझे ये लगता है कि 6 महीने बाद वैक्सीन करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो ये साल के साल इसकी वैक्सीन लगा करेगी, फ्लू की वैक्सीन। फिलहाल ऐसे लग रहा है। जी ठीक है। डॉक्टर ताबिंदा दोगल साहिबा, आपसे मजीद भी गुफ्तगू करते हैं। हमें डॉक्टर तैमूर मिर्ज़ा साहब ने भी ज्वाइन किया है, कंसल्टेंट हैं NHS के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, यहाँ गुफ्तगू ये हो रही है कि वैक्सीनेशन जो है वो है और उसके बाद अब उसकी बूस्टर डोज भी लग रही है। पहले बात सेल्फ इम्यूनिटी की हो रही थी कि एक टाइम के बाद वो हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर साहिबा कह रही हैं वो होता दिखाई नहीं दे रहा। अगर हम वैक्सीनेशन के साथ दूसरा जो एलिमेंट है वो आपका इम्यून सिस्टम है बॉडी का, सब कॉन्टिनेंट में हम देखते हैं कि जो एक बड़ा अलमिया है विटामिन D3 का है। यूरोप के जो ममालिक हैं वहाँ पे किस एलिमेंट की डेफिशिएंसी है अवाम में, और क्या पैरेलल वैक्सीनेशन के साथ साथ उसको भी फुलफ़िल करने के लिए कोई प्लान चल रहा है? शुक्रिया बहुत बहुत। विटामिन D3 की जो डेफिशिएंसी है वो प्रूवन नहीं है, लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं यहाँ पे पेशेंट्स के ऊपर, क्योंकि मेरा ताल्लुक इंटेंसिव केयर यूनिट से है, तो जितने भी इंटेंसिव केयर यूनिट में पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, वो यूजुअली या तो CPAP के ऊपर होते हैं या हम उनको वेंटिलेटर पे डालते हैं। तो उनका हमने एज अ रिसर्च ये किया था कि सबका विटामिन D लेवल करवाएं। तो जिन जिन को कोविड हुआ था उन सब में विटामिन D लेवल कम आए थे। तो ये तो एक चीज हो गई, और उसलिए फिर हम जब उनको कोविड हो चुका होता है तो उस वक्त फिर हम इनको विटामिन D की सप्लीमेंट्स देते हैं। लेकिन दैट इज टू लेट। जो रिसर्च है वो ये कहती है कि अगर आपके विटामिन D लेवल्स पूरे हैं बॉडी में, तो उस वक्त आपको जो कोविड का रिएक्शन है वो इतना सीवियर नहीं होता।
यानी आप बिल्कुल ही आपके लंग्स जो होते हैं वो इतने ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कोविड की वजह से कि आपको वेंटिलेटर के ऊपर जाना पड़ता है। तो अगर आपके विटामिन D3 लेवल्स पूरे हों, जो कि डार्क स्किन कलर्ड में यूजुअली कम होते हैं, क्योंकि ये जो वाइट स्किन पीपल हैं जिस तरह यूरोप में हैं या बरतानिया में हैं, इनके यूजुअली विटामिन D3 लेवल्स जो होते हैं वो तकरीबन होते कम हैं, लेकिन कम से कम अपर लिमिट के करीब होते हैं। जी ठीक है। और दूसरे जी डॉक्टर साहब आप बात कंटिन्यू करें। जी, तो दूसरा जो है वो जिंक के साथ रिलेटेड है। हालांकि देखें ये डिजीज नहीं है, अभी 1.5-2 साल हुए हैं इस डिजीज को, अभी रिसर्च इसके ऊपर चल रही है। नथिंग इज प्रूवन, एवरीथिंग इज इन द एयर। तो विटामिन D3 और जिंक के लेवल्स के जो बात कर रहे हैं आजकल चल रही है कि जिंक के लेवल्स और विटामिन डी के लेवल्स आपके पूरे होने चाहिए, जिसमें में वो लोग फिर कम उनकी जो डिजीज है वो निस्बतन कम सीवियरिटी की होती है। जी ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे मजीद भी बात करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक हुसैन अवान साहब से जानेंगे कि रेड लिस्ट से तो पाकिस्तान निकल गया, लेकिन क्राइटेरिया बेसिकली क्या है लो रिस्क कंट्रीज़ का, हाई रिस्क कंट्रीज़ का बरतानिया में। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। गुलाम हुसैन अवान साहब, पाकिस्तान जो है वो निकल तो गया है रेड लिस्ट से, लेकिन जो क्राइटेरिया है वो लो रिस्क कंट्रीज़, हाई रिस्क कंट्रीज़ का बरतानिया में क्या है? एक नंबर 2, हमने ये देखा कि जब मुस्तकिल तौर पे बरतानिया ने रखा था पाकिस्तान को और निकाल नहीं रहा था, भारत को निकाल दिया था, तो पाकिस्तान की जानिब से एक एहतजाज भी किया गया था, पाकिस्तान ने लिखा भी था। क्या इसमें भी कोई सियासी पहलू है, कोई सफारतकारी असरअंदाज होती है कि आप रेड लिस्ट में रहेंगे और आप नहीं रहेंगे? जी बिल्कुल। जब है भारत को इस लिस्ट से निकाला गया और पाकिस्तान जो है वो तकरीबन 3 हफ्ते तक जो है वो इसी रेड लिस्ट के अंदर रहा, तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ये सवालात उठाए। और जब 26 अगस्त को जो काफ़ी एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान को निकाला जाएगा, लेकिन जब नहीं निकाला गया तो हमारे यहाँ पर MPs, लॉर्ड्स, काफ़ी लोगों से गुफ्तगू हुई। हमने अपने इस प्रोग्राम के अंदर भी उनको मदऊ किया, तो सबका ये कहना था कि इसके अंदर सियासी पहलू जो है वो नुमाया नजर आता है कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट के अंदर रखना ये किसी सियासी जो है वो अमल का हिस्सा लगता है, जिस तरह के क्योंकि पाकिस्तान की जो कोरोना वायरस केसेस की जो शरह थी वो दीगर ममालिक से भी कम थी। और ऑब्जेक्शन जो लगाई गई, कभी कहा गया कि पाकिस्तान ने प्रॉपरली डाटा फराहम नहीं किया, कभी कहा गया कि पाकिस्तान का जो टेस्टिंग सिस्टम है वो शायद ज़्यादा रिलायबल नहीं है। तो इस तरह की जो ज़ाहिर है उज़र पेश किए गए, जिसके बाद जो है पाकिस्तान को मजीद जो है वो तकरीबन 1.5 माह तक जो है वो इस कोरोना वायरस की जो रेड लिस्ट है इसके अंदर रखा गया, और जिससे जो है वो बुरी तरह पाकिस्तान का बरतानिया के जो ट्रेड रिलेशनशिप थी वो बुरी तरह मुतासर हो रही थी। इस तरह जो समाजी राब्ते थे वो बुरी तरह मुतासर हो रहे थे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि आइसोलेशन में नहीं रह सकते, या इस तरह जिस तरह होटल्स के अंदर 10 दिन तक रखा जाता है, जिस तरह बिल्कुल कैदियों वाला सलूक किया जाता है। तो बहुत सारे लोगों को ये इस तरह की सूरत हाल सूट नहीं करती, मेडिकली या इमोशनली नहीं करती। तो इसलिए बहुत लोगों की यही कोशिश थी कि पाकिस्तान रेड लिस्ट से निकले तो वो जाए। तो बहुत सारे लोगों की नजरें भी इसी पर लगी हुई थी, लेकिन आज जब ये रेड लिस्ट से निकाला गया तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी कम्युनिटी खास तौर पर इस पर बहुत ज़्यादा मुस्तरद का इजहार कर रही है कि हम अब जो अपना ट्रैवल प्लान है वो फ्रीली बना सकते हैं, ताकि पाकिस्तान से जो उनका रिश्तेदार है उनको मिलना है, यहाँ से उधर से किसी ने यहाँ पर आना है। तो ये बहरहाल MPs और लॉर्ड्स की जानिब से बिल्कुल ये बारहा कहा जाता रहा है कि सियासी बुनियादों पर जो है वो पाकिस्तान के रेड लिस्ट का फैसला हुआ है। ठीक है डॉक्टर ताबिंदा साहिबा, नफ्सियात पे क्या असर पड़ता है जब आप एक दूसरे मुल्क में जा रहे हैं और जाते ही आप 10 दिन के लिए क्वारंटाइन हैं और आप किसी से इंटरेक्ट नहीं कर सकते? जी ये बड़ा इंडिविजुअल है क्वेश्चन, जैसे कि गुलाम हुसैन अवान ने भी कहा कि अगर लोगों को कोई बीमारी है या कोई ऐसा मसला है तो वो ज़ाहिरन सी बात है कि वो थोड़ा उस पर असर पड़ेगा, वो वर्स हो जाएगा पहले से। और दूसरा ये है कि किसी से मिलना जुलना और वो सब बंद होना और पाबंदी का होना, जबकि उसकी ज़रूरत ना हो। जैसे अब पिछले दिनों में हमने महसूस किया कि उसकी ज़रूरत नहीं थी, पाकिस्तान में इतनी अच्छी वैक्सीनेशन कैंपेन हुई और वहाँ पर इन्फेक्शन के रेट्स भी गिर गए और यहाँ पे इन्फेक्शन के रेट्स जो थे वो बढ़ रहे थे, तो उसमें वो बहुत मज़हका केस लग रहा था सबको। और मुझे लगता है कि बहुत डिप्रेशन की सूरत हाल थी सारी जो
डायस्पोरा था पाकिस्तानी जो कम्युनिटी थी यहाँ पे, तो वही एक आप समझे कि एक शदीद फॉर्म में वो मैनिफेस्ट करता है जब कि उनके ऊपर ये पाबंदी हो कि आपने आकर 10 दिन करना है। बहुत से लोग किसी और मुल्क के रास्ते आ रहे थे, आयरलैंड के थ्रू, अमेरिका के थ्रू, और फिर ये था कि आयरलैंड बिल्कुल जो हमसाया हमारा मुल्क है, उन्होंने पाकिस्तान को एक लिस्ट से निकाल दिया था और वहाँ से आने के बाद आपको जो है वो बिल्कुल एम्बर लिस्ट में भी नहीं था, उनको पाबंदी नहीं थी, अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आपको रहने की जरूरत नहीं थी। इस तरह होटल क्वारंटीन तो उन्होंने किया ही था, लेकिन घर में भी उनको टेस्ट करके तो फिर दे कुड रिलीज देमसेल्फ। और इस तरह से फिर लोगों के ऊपर एक बहुत नेगेटिविटी आ जाती है, आपके रवैये में नेगेटिविटी आ जाती है, आप शक करना शुरू हो जाते हैं कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, और आपकी जो है डे टू डे वर्किंग उसके ऊपर बहुत असर होता है लोगों के ऊपर एटीट्यूड नेगेटिव होने से, और आप शक करते हैं और हर वक्त जो है ये आपके ज़हन पे बात सवार रहती है, तो डेफिनेटली एक बहुत नेगेटिव इसका इम्पैक्ट होता है। जी ठीक है। डॉक्टर तैमूर मिर्ज़ा साहब, एक टेक्निकल क्वेश्चन है आपसे कि ये जो PCR टेस्टिंग है पाकिस्तान में, तो ये है कि आप 24 आवर्स बिफोर करवाएंगे टेस्ट पे, जब आप ट्रैवल करने से पहले एयरपोर्ट जाएंगे तो 4-5 घंटे पहले आपको भी करवाना पड़ेगा। पूरी दुनिया में इसकी एक्यूरेसी कितनी है, कितने % हम कह सकते हैं कि ये एक्यूरेट है कि जिससे आपका डिटेक्ट होता है वायरस? ये तकरीबन 80 to 80% जो है ये एक्यूरेट होता है, क्योंकि इसमें आप वायरस का PCR चेक करते हैं, जो वो तभी आपको पॉजिटिव आता है जब वायरस आपका बीच में होता है। तो ये बहुत कम ऐसा होगा कि अगर 2 वायरसेस आपस में एक मिलते जुलते हैं और वो कोविड ना हो तो फिर, लेकिन दिस इज स्पेसिफिक टू कोविड, इसलिए इसका 80% एक्यूरेसी रेट है। जी, तो डॉक्टर साहब अब आपको क्या लग रहा है कि दुनिया किस तरफ जाएगी? एक लाइफस्टाइल तो पोस्ट कोविड जो है वो बदल चुका है, बदल रहा है, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप एक तरह से जो है ना, ये जो स्टेप्स हम ले रहे हैं, मेजर्स ले रहे हैं, ये एक तरह से स्लो डाउन भी कर रहे हैं चीज़ों को, रुकावट भी किसी हद तक होती है। जिस तरह अभी हमने ये देखा रेड लिस्ट में जब लोग थे तो बड़ा टाइम, 10-12 दिन बहुत टाइम होता है, तो ये अभी ऐसे ही चलेगा या इसमें कुछ रूल्स सेट हो जाएंगे? नहीं, देखें, ये कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करता है। अब जिस तरह बरतानिया जो है दुनिया में इस वक्त वाहिद मुल्क है जो सबसे आगे चल रहा है, या इजराइल है जिसने अपने तकरीबन 80 से 90% आवाम को वैक्सीनेट कर लिया हुआ है। तो जिस तरह बरतानिया है, बरतानिया ने अपने जो लोग हैं उनसे मास्क की पाबंदी भी ख़त्म कर ली है, और जो बार वगैरह हैं या जो होटल्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, उनको भी ओपन कर दिया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि इस वक्त फिर बरतानिया में जो डेल्टा वायरस है उसका रेट ऊपर जा रहा है। अब कहते तो हैं कि वैक्सीन जो है वो डेल्टा वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव है, लेकिन जिन लोगों को फाइजर की वैक्सीन लगी है उसका साथ अब ये भी रिसर्च में आया है कि उसकी जो इफेक्टिविटी है वो 6 महीने के बाद कम होना शुरू हो जाती है। तो लिहाजा कल से NHS ने नए जो बूस्टर डोज हैं वो शुरू कर दिए हैं फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए। तो क्योंकि इम्यूनिटी उसकी कम होती जा रही थी फाइजर की, तो इस वजह से उनको नए करने शुरू कर दिए। लेकिन इसका इफेक्ट लाजमी दुनिया पर होगा। बिजनेस स्लो डाउन हो रही है, इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है। अब जिस तरह यहाँ पर बरतानिया में इस वक्त इतना, मतलब ये मोरल के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। लेकिन शुक्र ये है कि बरतानिया ने पाकिस्तान से भी पाबंदी हटाई है, और तकरीबन ये एक खुश आइंद है। कितने लोग हैं जिन्होंने मुझे अभी मुबारकबाद दी है फ़ोन के ऊपर कि पाबंदी हटने से कम वो पाकिस्तान का चक्कर लगा सकते हैं। पाकिस्तान के ऊपर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इस तरीके से कि हम लोग यहाँ से पाकिस्तान जाएंगे, यहाँ से पैसे खर्च करेंगे, पाकिस्तान जाके पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, तो मोरल के ऊपर तो ठीक ठाक फ़र्क पड़ता है, क्योंकि दुनिया जो है वो बहुत स्लो हो चुकी है। ठीक है, गुलाम हुसैन अवान साहब, अगर ये लॉकडाउन फिर से लगता है तो क्या असर पड़ना है मईशत पे? ज़ाहिर है बहुत बुरा असर पड़ेगा। जैसे डॉक्टर तबिंदा साहबा ने कहा कि चांसेस लॉकडाउन के कम हैं, पाबंदियां लग सकती हैं। हमें भी यही उम्मीद रखनी चाहिए कि लॉकडाउन ना लगे, क्योंकि पहले भी जब लॉकडाउन लगा है तो बहुत ज़्यादा कारोबार भी मुतासर हुए हैं। इसके अलावा लोगों के ज़हनों पर बहुत असर पड़ता है। लोग ऐसे महसूस करते हैं जैसे वो एक मरतबा घरों के अंदर फिर कैद कर दिए गए हैं, और बहुत सारे समाजी माशरती
इकोनॉमिक, हर तरह के मसाइल पैदा होते हैं। पाबंदियां अगर लग जाएं तो उसके ज़ाहिर उसके भी असरात होते हैं, लेकिन लॉकडाउन से कम होते हैं। तो यहाँ पर खबरें गाहे बगाहे जो है वो मीडिया के अंदर भी आती रहती हैं, बरतानवी मीडिया, और वैसे भी लोग भी गुफ्तगू करते हैं कि अगर शायद इसलिए कहा जाता है कंट्रोल करने के लिए, ताकि लोग जो है वो थोड़ा सा एहतियात करें अमी चीज़ों में, और गैर जरूरी तौर पर जो आपस में मेल जोल ना करें, ताकि जो है वो लोगों को अवेयर किया जाए कि अगर आपने इस तरह ना किया तो लॉकडाउन लग सकता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इस तरह की खबरें दी जा रही हैं। हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि लॉकडाउन ना लगे, क्योंकि लॉकडाउन से पहले भी काफ़ी तरह के मसाइल पैदा हुए हैं। लोगों की नौकरियां बहुत चली गई हैं, इस वाले से कारोबार बहुत तबाह हुए हैं। अच्छा, गुलाम हुसैन अवान साहब, हमारे यहाँ स्मार्ट लॉकडाउन की स्मार्ट लॉकडाउन पाकिस्तान में लगाया जाता है जहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बरतानिया में जो लोग हैं वो इसको कितना इफेक्टिव समझते हैं? देखिए, यहाँ पर ऐसा हुआ है पहले स्टार्टिंग के अंदर कुछ शहरों के अंदर जो है वो ऐसी लॉकडाउन वाली सूरत हाल रही है, और कई जगह पर नहीं लगाया गया। लेकिन मेरा ख्याल है ये साइंटिस्ट का भी ये कहना है कि अगर आपने लोगों की मूवमेंट रोकनी है, अगर मेलजोल रोकना है, तो फिर आपको लॉकडाउन ही लगाना पड़ेगा, ताकि एक तो जो इवेंट्स हैं, बड़े बड़े इवेंट्स, वो रोक दिए जाते हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट पे लोग आते हैं, उनको प्रॉपर ज़ाहिर है चेक किया जाता है, फिर लोगों की आमदरफ्त कम हो जाती है। मेन मकसद ये होता है इसका। लोग गैर जरूरी शॉप्स पर नहीं जाते, सिर्फ जो रोज़मर्रा ज़रूरी अशिया की शॉप्स हैं वो खुली होती हैं। तो ये लॉकडाउन का बेसिक मकसद यही होता है कि आप की जो आपस के अंदर कम्युनिकेशन है, राब्ता है, वो लोगों का फिजिकल वो कम हो जाए, ताकि लोग जो है वो एक दूसरे से कम मेल जोल कर सकें, ताकि जो ये वायरस है ये ट्रांसमिट ना हो। तो ये वजह है। अदरवाइज जब आप समाजी फासला या आप मास्क जरूरी करार देंगे तो उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब आपने मास्क पहना है तो ज़ाहिर है आप फैलाव का बाइस नहीं बन रहे। तो अभी मेरा ख्याल है कुछ कहना कबल वक्त है कि गवर्नमेंट क्या फैसला लेती है, लेकिन ये तय है कि मौसम सरमा से पहले जो है वो गवर्नमेंट ने जरूर कोई बड़ा फैसला इस हवाले से जरूर करना है, क्योंकि अभी भी केसेस की तादाद जो है वो मुसलसल बढ़ रही है, जो कि मेरा ख्याल है काफी अलार्मिंग है, इतनी ज्यादा एहतियात करने के बावजूद। और अपोजिशन जो यहाँ पर अपोजिशन पार्टियां वो बहुत ज्यादा इस बात पर शोर मचा रही है कि गवर्नमेंट जो है हमेशा फैसला करने में कुछ थोड़ी सी ताखीर कर देती है, जिसके बाद जो है वो उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो हुकूमत भी इस वक्त थोड़ा सा प्रेशर में है, ताकि वो सोच रहे हैं कि सर्दियां स्टार्ट होने से पहले ही हम ऐसे मेजर्स ले लें, ताकि जो है वो हम एक तो अपोजिशन की तनकीद से बच सकें, और दूसरा ये है कि हम इसको बरवक्त जो है वो इसको कंट्रोल कर लें। जी ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं, इसी पे गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर ताबिंदा दोगल साहिबा, ये अभी जिस तरह बात कर रहे थे डॉक्टर तैमूर साहब के डेल्टा वायरस को लेके ये कहा जा रहा था कि वैक्सीन शायद उस पर इतनी इफेक्टिव नहीं है। अब ये जो म्यूटेट कर रहा है और रीजन वाइज म्यूटेट कर रहा है, और फिर ये एक रीजन का वायरस दूसरे रीजन में जा रहा है, कोई तरीका है कि इसको रोका जा सके? कुछ ऐसी दवा आ जाए, कोई ऐसी वैक्सीन आ जाए कि इस फैमिली का कोई भी वायरस हो तो वो फर्दर अपनी शक्ल न बदल सके? ये तो कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं है जी जो 100% जो 100% तक आपको प्रोटेक्ट कर सके। दुनिया में कोई ऐसी वैक्सीन आज तक बनी ही नहीं जो कि 100% आबादी को 100% तक महफूज कर सके। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि हमें अपनी उम्मीदों को भी थोड़ा सा जो है वो रियलिस्टिक रखना चाहिए कि ऐसी कोई वैक्सीन आएगी। ये जो है ये इसकी बका की जंग है वायरस की, और ये जो कुछ कर सकेगा करेगा उससे। मगर इसका जो मेरे अपने हिसाब से ये बात है कि जब म्यूटेशंस आती हैं वो जिन लोगों को जो वैक्सीन है वो नहीं लगी हुई, और जिनको वैक्सीन लग चुकी है और जिनको बीमारी हो चुकी है, उनके मेल जोल से जो है वो नई म्यूटेशंस आती हैं। और मेरा ख्याल है कि साइंटिस्ट भी इसी बात पर मुत्तफिक है कि अगर लोगों को, जैसे कि अब आप देख रहे होंगे कि कई ममालिक में वो 12 से 18 साल के बच्चों के ऊपर जोर दे रहे हैं। हालांकि बच्चों में अमवात तो कम ही होती हैं इस वायरस से, मगर वो इसकी ट्रांसमिशन का बायस बनते हैं, और ऐन मुमकिन है कि उनके अंदर कोई तब्दीलियां आती हैं वायरस से, जिसकी वजह से, क्योंकि उनको वैक्सीन नहीं लगी, जिसकी वजह से नए नए स्ट्रेन आ रहे हैं। तो ये यानी कि उनकी हिफाजत के लिए नहीं, ये दूसरों की हिफाजत के लिए वैक्सीनेशन। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा एक दिलचस्प मरहला होगा जब ये ममालिक काफ़ी सारे, जैसे आप अभी ये वो डॉक्टर साहब ने इसराइल की बात की थी, तो जैसे इसराइल में भी बच्चों को नहीं लगी हुई थी 12 से 18 साल के,
क्योंकि लोगों को बहुत सी इसके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं लगवाने में। मेरा ख्याल है कि उसके बाद कुछ ये इसकी जो हिफाजत प्रोटेक्शन का लेवल है थोड़ा ऊपर जाएगा, और ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग टाइम होगा देखने के लिए कि क्या वाकई ये हुआ, क्योंकि जाहिर है ये एक ग्रुप था लोगों का जिसको वैक्सीन नहीं लगी। तो इसके लगने के बाद मुझे लगता है कुछ ऐसा होगा, इम्प्रूवमेंट होगी, कुछ बेहतरी आएगी हालात में। मगर ये सोचना कि वैक्सीन लगने के बाद 100% हिफाजत होगी या कोई ऐसी वैक्सीन कभी आएगी जो 100% तहफ़्फ़ुज़ देगी, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि वायरस की म्यूटेशन को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अपने हिसाब से जिन रीजन्स में उसकी अपनी बॉडी में जो साख्त है 31 या 32 हिस्से है उसकी बॉडी के, जहाँ वो मैं समझता है मुनासिब वहाँ पे वो चेंज करके तो एक नई फॉर्म बना लेता है जी। उसके अंदर प्रेडिक्शन नहीं हो सकती जी। अच्छा डॉक्टर तैमूर साहब, ये 12 से 18 साल के बच्चों को कुछ ममालिक जो वैक्सीन लगा रहे हैं, ये ग्रोइंग एज होती है, इससे क्या कोई डिस्टर्बेंस भी हो सकती है बच्चों में? देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये डिजीज जो है सिर्फ 2 साल पुरानी, तो इतनी रिसर्च अभी नहीं हुई कि है, लेकिन जो थोड़ी बहुत रिसर्च हुई है उसमें ये बच्चों के लिए सेफ है। इसीलिए अभी तक इसको ये कहा है कि 12 साल से ऊपर, क्योंकि बच्चों को, जैसे अभी डॉक्टर साहबा ने बताया कि बच्चों को ये कम इफेक्ट करता है, मतलब इफेक्ट जरूर करता है, दे कैन बी कैरियर्स उनको, लेकिन सिम्टम्स बड़े माइल्ड होते हैं। ये ज्यादातर लोग जो जिनका वजन ज्यादा होता है या जिनको और सिस्टमिक प्रॉब्लम होती है, मतलब डायबिटीज है, एस्मा है, अदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, ये उनको ज्यादा इफेक्ट करती है। तो बच्चे जो यूजुअली हेल्दी होते हैं तो कुछ होता नहीं, उनको ये कम इफेक्ट करती है। लेकिन 12 साल से ऊपर के बच्चों को आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ताकि वो पहले से वैक्सीनेट हो जाएं, इम्यूनाइज हो जाएं, और जो सोर्स ऑफ स्प्रेड है वो ताकि कम हो, क्योंकि बच्चे ज्यादातर ये है कि स्कूल में जाते हैं, उन बच्चों को एक दूसरे से लगती है, फिर वो घर आते हैं, फिर वो माँ बाप को देते हैं, तो इसलिए बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर यही है कि कोई अभी तक साइड इफेक्ट सामने नहीं आया जो बच्चों की ग्रोथ के ऊपर या उनकी डेवलपमेंट के ऊपर, उनकी नशो-नमा के ऊपर कोई फर्क डाले। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी तक तो वैक्सीनेशन को लेकर तो काम हुआ है, अब ये बीमारी है, इसके इलाज, क्योंकि इसके इलाज के प्रोटोकॉल्स भी हमने देखा कि हमने पाकिस्तान में भी इवन देखा कि जो पहली वेव थी उसके दौरान कुछ और थे, फिर दूसरी के कुछ और थे, फर्दर उसमें डेवलपमेंट्स होती रही हैं। इसके इलाज पे कितना काम हो चुका है और क्या ये प्रोटोकॉल्स वेरी करते रहेंगे या कोई सेट प्रोटोकॉल्स आ चुके हैं? जो डेवलपमेंट हो रही है, जो ये डिजीज अब रिसर्च हो रही है, तो हमें इसके इलाज पता चलते जाएंगे। अभी तो पहला इलाज तो यही है कि ये जो सीवियर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो बॉडी का होता है वो इस डिजीज के अगेंस्ट, उसको कैसे रोकना है। तो सबसे पहले तो उन्होंने यही बताया कि विटामिन डी जो है वो हेल्प करती है। उसके बाद जिन लोगों को ये इफेक्ट कर देती है ऑलरेडी, उनके साथ स्टीरॉयडल जो ट्रीटमेंट है वो इफेक्ट करती है। तो इट इज इन द डेवलपमेंट फेज। अभी यूके में एक बहुत बड़ी ट्रायल है जिसको हम रिकवरी ट्रायल का नाम देते हैं, जिसमें लाखों मरीज जो उनसे हैं उनके ऊपर रिसर्च की जा चुकी है और हम उनसे पता चल रही है हमें कि कौन कौन सी दवाइयाँ जो उनके ट्रीटमेंट इसके अगेंस्ट काम करती हैं, लेकिन कोई भी इसका इलाज नहीं है। जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं जो यूजुअली वायरस को किल करती हैं या वायरस की ग्रोथ को स्टैटिक करती हैं, वो भी अभी पूरे तरीके से इसके ऊपर काम नहीं कर रहे। तो लिहाजा इट इज ऑन गोइंग प्रोसेस। अब आहिस्ता आहिस्ता जो रिसर्च हो रही है तो हो रही है, लेकिन इलाज अभी तक नहीं पता। वी आर स्टिल सिम्प्टोमेटिकली ट्रीटिंग दिस डिजीज। जी ठीक है। अब गुलाम हुसैन अवान साहब, अब जब के पाकिस्तान रेड लिस्ट से निकल आया है, एक तो आसानी तो ऑब्वियसली होगी क्योंकि पाकिस्तान बहुत हद तक डिपेंडेंट है जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उन पे हम रेमिटेंसेस की बात भी करते हैं। जब ये आने जाने में पाकिस्तानियों के और वो शहरी जो पाकिस्तान के बरतानिया में रहते हैं या बरतानवी जो डुअल नेशनल हैं, आने जाने में रुकावट थी, तो इसकी वजह से असरात क्या पड़े? पाकिस्तान की मईशत पे भी क्या कोई असर पड़ा, या जो कारोबारी लोग हैं जिन्होंने ट्रैवल करना होता है उनके लिए भी उनकी वजह से भी कोई असर पड़ा? जी बिल्कुल बहुत असर पड़ा, क्योंकि जो कारोबारी हजरात हैं, चाहे वो बरतानिया से पाकिस्तान जाएं या पाकिस्तान से बरतानिया हैं, उनके पास तो वैसे ही बड़ा शॉर्ट टाइम होता है, 2-3 के लिए जाना, 2-3 दिन के लिए जाना, अपनी को बिजनेस डील करके को बातचीत करके वापस आना। लेकिन जब आपको वापसी में पता हो कि 2 दिन के लिए मैं जा रहा हूँ, 10 दिन के लिए मैंने होटल में रहना है, तो फिर कौन जाएगा? इसी तरह जब यहाँ से भी लोग जाते हुए सोचते थे कि वापस मुझे 10 दिन वहां रहना पड़ेगा, या पाकिस्तान से जो बिजनेसमैन है वो भी आते हुए वहां सोचते थे कि 10 दिन पहले मैं होटल के अंदर क्वारंटाइन करूंगा, फिर मैं किसी से जाके मिलूंगा। तो ये बहुत सारा जो एक
हर्डल थी बहुत ज़्यादा ये चीज़ें। और अब तो बरतानी हुकूमत ने अभी एक और अहम फैसला किया है कि 4 अक्टूबर से उन्होंने ये जो एम्बर लिस्ट है उसको बिल्कुल स्क्रैप कर दिया कि अब जो लोग आएंगे तो उनको ये जो एम्बर लिस्ट है ये बिल्कुल नहीं होगी। जो डबल वैक्सीनेटेड लोग हैं वो अगर यहाँ पर आएंगे तो उनको किसी किस्म का ना घर पे क्वारंटाइन करना ना पड़ेगा और ना किसी होटल के अंदर। तो ये ट्रैवल प्लान जो है वो ये जो गवर्नमेंट ने अब चेंज किए, आज काफ़ी सारी चेंजेस की हैं। तो मेरा ख्याल है इससे एक तो जो कारोबारी हजरात हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, और दूसरा मैं स्पेशली पाकिस्तान के हवाले से कहूँगा तो हमें पता है कि लोग हमारे दफ्तर में फ़ोन करके, लंदन ऑफिस में 92 वो फ़ोन करके पूछते थे कि यार हमें कोई खबर बताएं पाकिस्तान कब ये इस लिस्ट से निकल रहा है, पाबंदियाँ कब नरम हो रही हैं, क्योंकि हमारे कई लोगों के बुजुर्ग रिश्तेदार जो है वो पाकिस्तान के अंदर फंसे हुए थे जो कि ट्रैवल नहीं कर सकते थे। तो इसी पाबंदी उतरने का वेट कर रहे थे। तो आज लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से मैं कहूँगा कि खुश भी हैं, एक्साइटेड हैं कि कम से कम ये वाली पाबंदी उन पर ख़त्म हुई है, अब वो यहाँ पर आ सकेंगे। और ऐसी सूरत हाल कारोबारी हजरात की भी है कि जिनके कारोबार जो है वो सुस्त रवि का शिकार थे सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो यहाँ पर बरतानिया के अंदर बहुत ज़्यादा क्लाइंट है। इसके अलावा वेजिटेबल्स के बहुत ज़्यादा क्लाइंट हैं। वो भी जैसे सियालकोट के अंदर खेलों का एक गढ़ है, तो बहुत ज़्यादा क्लाइंट जो है वो इस वजह से ट्रैवल नहीं कर रहे थे पाकिस्तान, बरतानिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से बरतानिया। लेकिन अब ये पाबंदी खत्म होने के बाद मेरा ख्याल है कारोबार को फ़रोग मिलेगा और लोग जो है वो रूटीन पहले की तरह जो है अपनी कारोबारी सरगर्मियां भी जो है वो जारी रखेंगे। जी ठीक है, ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आए तो डॉक्टर साहिबान से जानने की कोशिश करेंगे कि जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम है यूरोप के रीजन में जो लोग रहते हैं उनमें और जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है इसमें कितना फ़र्क है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर साहिबा ये बताइएगा, यूरोप बरतानिया में रहने वाले लोगों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश इस खत्े में रहने वालों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत, ये कोविड के दौरान आपका मुशाहिदा क्या है कि किसकी बेहतर है, और जिस खत्े की बेहतर है तो उसकी वजह क्या है? ये आपने सही दुरुस्त कहा, उसमें उनमें यकीनन काफ़ी फ़र्क है। और आप जानते हैं कि जीनियाती फ़र्क की वजह से ये काफ़ी जो है ये वायरस खित्तों में मुख्तलिफ तरीक़ों से इसका जो है हालात का मुज़ाहरा इसने किया। जो पाकिस्तान में या सब कॉन्टिनेंट में बड़े सगीर के लोग जो हैं उनको ख़फ़ी तौर पे काफ़ी बीमारियाँ होती हैं, क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा एक्सेस नहीं है मेडिकल जो है जैसे GPs हैं, जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं। यहाँ पर यूरोप में और बरतानिया में खुसूसी तौर पर NHS का सिस्टम ऐसा है कि हर इंसान जो है वो GP के पास रजिस्टर्ड है, उनका सालाना एक मुआयना होता है, एक उम्र के बाद हर किस्म के उनके मुआयने होते हैं और उससे जो है उनकी बीमारियाँ जो है वो जल्दी पकड़ी जाती है। जैसे कि किसी को डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर की बीमारी है या दिल की बीमारी है, आप जानते हैं कि उनको जब वायरस को पकड़ता है तो वो काफ़ी ज़्यादा उनको बुरी तरीके से अफेक्ट करता है और उनकी मौत भी वाक़ होती है। तो यहाँ पर ये जो खफी बीमारियाँ हैं जैसे लोगों को जिनका मालूम नहीं है, उसके हिसाब से फिर उनकी जो उनकी नतीजा आता है बीमारी के बाद वो ठीक नहीं आता। और यहाँ पर क्योंकि ये चीज़ मौजूद है, मगर आप किसी चीज़ को देखें कि यहाँ पर बड़ी उम्र के लोग ज़्यादा हैं और आप जानते हैं कि सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर इसका उम्र ही है। तो यहाँ पर ये भी एक फैक्टर है कि यहाँ बड़ी उम्र के लोग ज़्यादा हैं और हालांकि वो शायद सेहतमंद भी होते हैं कुछ, लेकिन उनको टीका लगने से पहले की बातें वैक्सीन से पहले की बातें उन पर बहुत शरह बात थी। और जो जिन ममालिक में जैसे आप जानते हैं इटली में जहाँ पर ये बहुत शुरू में ही आ गया था, जो नॉर्थ इटली है, बाड़ी वगैरह का जो एरिया है, वहाँ पर जो बड़ी उम्र के लोग थे उनमें बहुत ज़्यादा बात थी, हालांकि के लोग वैसे आमतौर पर सेहतमंद हैं। तो यकीनन फ़र्क तो जीनियाती है, क्योंकि हमारे अंदर जो डायबिटीज़ का इंसिडेंस है, डायबिटीज़ का जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा हो गया बड़े शरीर में, क्योंकि जो है लोगों का रहन सहन बदल गया है और कुछ वज़न वगैरह के मसाइल हैं और वज़न का भी मसला है, क्योंकि यहाँ पर लोग फिट रहते हैं, कुछ स्पोर्ट्स वगैरह में रहते हैं और पाकिस्तान में मोटापा बहुत ज़्यादा हो गया है और उन लोगों को भी रिस्क है ज़्यादा। तो आप ये समझिए कि पाकिस्तान में रहने वालों के लिए यकीनन रिस्क ज़्यादा है, अगर उनको ये हो जाए तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस का और मौत हो जाने का रिस्क ज़्यादा है। अभी इस वक्त मैं जब आप मुझसे बात कर रहे हैं तो मैं छुट्टी पर हूँ, अभी यहाँ पर इटली में हूँ और यहाँ पर मैंने देखा है कि लोग जो पाबंदी से फिर रहे हैं सब ने मास्क लगाए हैं, जबकि बरतानिया में मास्क नहीं थे, बिल्कुल भी लोगों ने उतार दिए पब्लिक प्लेसेस पर। तो ये बड़ी इंडिविजुअल बातें हैं, मुल्क से मुल्क डिफरेंसेस हैं,
बुनियादी फ़र्क है, पाबंदियों का भी फ़र्क है। मेरा ख्याल है कि जो मुल्क जितनी पाबंदी करेगा वहाँ पर ये उतना ही दूर रहेगा। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी अदरवाइज ज़्यादा उससे ज़्यादा जो है ये कुछ नहीं कर सकते। वैक्सीन के बनने का और तेज़ी से चेंज होने का इंतज़ार। जी डॉक्टर तैमूर साहब, हमने देखा कि उन ममालिक को भी खासी मुश्किल का सामना रहा जिनका बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट आउट क्लास हेल्थ सिस्टम था। पाकिस्तान जैसा मुल्क, निज़ाम सेहत, ज़ाहिर है आप डॉक्टर हैं, आपको इसका इदराक भी है। अभी तक जो पाकिस्तान की हुकूमत ने या आवाम ने जो कोविड को लेके टैकल किया है, मैं फ़ाइट तो नहीं कहूँगा, टैकल किया है, आप समझते हैं कि इट्स सेटिस्फैक्ट्री? हाँ ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखें, मैं पाकिस्तानी हूँ, वो के रहता इंग्लैंड में हूँ, लेकिन मुझे अपनी पाकिस्तानी कौम का बहुत अच्छी तरीके से पता भी है, एहसास भी है। गवर्नमेंट ने कोई कसर उठा के नहीं छोड़ी कि जिस तरीके से उन्होंने लॉकडाउन किया, स्कूल्स बंद किए, बिजनेसेस बंद की। इस गवर्नमेंट ने एहतमाम बहुत अच्छा किया कोविड को रोकने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से हमारे अवाम आधी चीज़ें तो अल्लाह पे छोड़ देते हैं और आधी चीज़ें कहते हैं कि जी दिखाएं वायरस किधर है। क्योंकि हमने ये खुद देखा है, आपने भी देखा होगा कि लोग कहते हैं जी वायरस कहाँ है, कोई नहीं है, किधर है। तो जब ये चीज़ लोगों का कॉन्सेप्ट होता है तो फिर वो एहतियात नहीं करते। दूसरा मसला हमारा इकोनॉमिकल इशू है कि जब हम लॉकडाउन करते हैं यहाँ तो गवर्नमेंट ने पैसे अदा करके लोगों को उनको खाना पीना उनका बहाल रखा, बिकॉज ये एक डेवलप्ड कंट्री है, ये अमीर मुल्क है बरतानिया। लेकिन पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। जब पाकिस्तान में लोग जो डेली वेजेस के ऊपर काम करते हैं, मेरा ख्याल है वो 50% से ज़्यादा हैं, वो लोग लॉकडाउन नहीं कर सकते। अगर वो एक दिन लॉकडाउन में रहेंगे तो वो अपने घर में बच्चों को कैसे खिलाएंगे। तो ये गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने बहुत अच्छे इक़दाम किए हैं, बिल्कुल वेस्टर्न वर्ल्ड को कॉपी किया है, लेकिन वो एप्लीकेबल नहीं है पाकिस्तान। अब ये पाकिस्तानी लोगों के अपने ऊपर है कि एहतियात किस तरीके से करें। तो इनको बहुत ज़्यादा एहतियात पाकिस्तान में करने की ज़रूरत है। लोगों को अभी भी ज़्यादा एजुकेट करने की ज़रूरत है कि खुदारा इसको एक आसान या बीमारी ना समझे। क्योंकि दूसरी चीज़ आप सोचें कि पाकिस्तान में वैक्सीनेशन के ऊपर से इतनी आ रही है कि अगर वैक्सीनेशन लग जाएगी तो खुदा न खास्ता बच्चे पैदा नहीं कर सकेंगे। ये सब मिसकंसेप्शन हैं। पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट होना चाहिए ताकि ये जो मौजूद मर्ज है ये अपने सवियर तरीके से उनको इन्फेक्ट ना कर सके। आप टीवी पे लोगों को ऐसे प्रोग्राम बनाने चाहिए जिनको सीवियरली इल जो मरीज हैं, जो वेंटिलेटर के ऊपर पड़े हुए हैं, उनको दिखा के हमारे अवाम को एजुकेट करें और इसको कन्विंस करें कि यार वैक्सीनेशन लगाएं और एहतियात करें और अपने घरों में रहें। और अगर तो बहुत मजबूरी है तो वो लोग बाहर निकलें, वरना घरों में रह के इस डिजीज का मुकाबला करें। डॉक्टर साहब, बरतानिया में भी या यूरोप में भी मिथ्स हैं वैक्सीनेशन को लेके? जी हैं, अनफॉर्चुनेटली। देखें, अभी आपको पता, आपने अगर खबरों में देखा हो तो 80% एडल्ट जो कम्युनिटी है वो वैक्सीनेट हो चुकी हुई है बरतानिया में। लेकिन वो जो 20%, चले 10% को आप वैसे कह दें कि उन्होंने किसी बीमारी या एलर्जी की वजह से नहीं लगाया, लेकिन स्टिल 10% ऐसे लोग हैं, हर 100 में से 10 आदमी ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगाई। मैं जिस अस्पताल में काम कर रहा हूँ उस अस्पताल में जो इस वक्त हम ट्रीट कर रहे हैं लोगों को, जो लोग सीवियरली पेशेंट आए हैं वो लोग वैक्सीनेटेड नहीं है। जी ठीक है। अब आप खुद सोच लें कि लेट मी ऐड हियर समथिंग। जी मैं आप गुलाम हुसैन नवान साहब, आप इसको ऐड भी करें और मेरा सवाल भी ले लें। हमारे यहाँ तो डिफरेंट मिथ्स हैं। हमारे यहाँ तो ये भी था कि वो एक टाइम आया, वो सना मक्खी जो शायद 50 रुपए की 100 ग्राम थी वो 500 रुपये पे चली गई। उस तरह के बड़ी चीज़ें देखने को मिली। कुछ मकनातीस रख के जी करंट आ गया, चिप आ गई है, XYZ। आपका मुशाहिदा क्या है गुलाम हुसैन नवान के बरतानिया में मिथ्स किस किस्म की हैं? देखें, इस तरह की मिथ्स यहाँ पर नहीं है जो जिसका आपने जिक्र किया जो पाकिस्तान में चल रही थी, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है जो कि ये समझती है अनफॉर्चुनेटली कि कोरोना एग्जिस्ट नहीं करता, और वो तकरीबन हफ्ते में एक बार, कभी 2 हफ्तों में एक बार जो है वो जरूर सेंट्रल लंदन के अंदर एक बहुत बड़ा मुजाहरा स्टेज करते हैं। इस संडे को, कमिंग संडे जो कि 2 दिन बाद बहुत बड़ा मुजाहरा फिर सेंट्रल लंदन के होने जा रहा है। इनको कह रहा है एंटी वैक्सीन लोग हैं जो कि इसका जिनका बिलीव नहीं है कि कोरोना वायरस एग्जिस्ट करता है, और वो लोग जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर जो है वो बाकायदा एक दूसरे से गले मिलते हैं, ये तासक देते हैं कि जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग जो है इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ
हमें जो है वो स्लेव बनाया जा रहा है एक सोच का। तो वो ऐसी बारहा यहाँ पर लोग मौजूद हैं और उसके अंदर मतलब पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं बहुत ज़्यादा। हम देखते हैं कई डॉक्टर्स भी हमने देखे, वो भी इस एहतजाज का हिस्सा रहे। और जब हम कवरेज के लिए जाते थे तो तमाम मकता फिक्र के लोग यहाँ पर हैं इस तरह के, जो कि सेंट्रल लंदन में उनका ये बिलीव है, जबकि इतनी डेथ्स भी हो गई हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन अवान साहब, ब्यूरो चीफ यूके, डॉक्टर ताबिंदा दोगल साहिबा, डॉक्टर तैमूर मिर्जा साहब। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।